इकोसिस्टम बना। और आज हम बेटा करेंगे स्टेजेस ऑफ जीरो सीयर, क्योंकि हमारी बुक में जीरो सीयर है, इसलिए हम उसकी स्टेजेस करेंगे। बेटा मैं स्टेज का नाम लिखता जाऊंगा, उसका आगे मोटा मोटा पॉइंट लिखता जाऊंगा जो आपके लिए कीवर्ड्स हो सकते हैं। आपने मेरा बेटा बस उसकी तरफ अपना फोकस रखना है। सबसे पहले जो स्टेज आती है, यू नो वेरी वेल, कौन सी स्टेज आती है? हम उसको लाइकन स्टेज कहते हैं। वी कॉल इट लाइकन स्टेज। आप उसको लाइकन स्टेज कहते हैं। इस लाइकन स्टेज में सबसे पहले अगर कोई लाइकन आता है तो वो बेटा आता है क्रिस्टोस लाइकन। क्रिस्टोस लाइकन में क्या होगा? They can live in extreme conditions। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं जो क्रिस्टोस लाइकन होते हैं। They absorb water during dry season। ड्राई सीजन में ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। They are dormant or quiescent in dry season। इन ड्राई सीजन। लो बेटा ये वर्ड इसके लिए समझने वाले हैं। जब आप समझते हैं कि ये ड्राई सीजन है, इसके लिए फेवरेबल नहीं है, इट बिकम क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है ये चुप हो जाते हैं। अच्छा, ये चुप हो जाते हैं। चुप का मतलब होता है कि ये बिल्कुल ऐसे आपको लगता है जैसे खत्म हो गए, लेकिन ये खत्म नहीं होते। एक्चुअली ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ये खामोश हो जाते हैं। अच्छा, जब मेरा बेटा आप इस पे दूसरी स्टेज पढ़ते हैं, एंड दैट इज ओह माय गॉड, और वो स्टेज है foliage lichen stage। foliage lichen, ये लाइकन भी आपको पता है फोलियोज। फोलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक। ये लीफ लाइक लाइकन्स होते हैं। ये बेटा क्या करते हैं? दे आर लीफ लाइक लाइकन्स, और ऐसे होते हैं जैसे crumbled leaves। दे आर लाइक crumbled leaves, जैसे crumbled leaves होते हैं। जब ये पैदा होते हैं बेटा, जहां पे ये उगते हैं, दे शेड ओवर क्रस्टोस लाइकन। ये क्रस्टोस लाइकन के ऊपर शेड बनाते हैं। अच्छा, फिर जहां जिस एरिया में होते हैं, दे क्रिएट रफनेस।
over the एरिया के ऊपर जाके ये रफनेस क्रिएट करते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, दो एग्जांपल है, एक है पार्मिलिया और एक है डर्मेटोकार्पन। मेटोकार्पन, ये डर्मेटोकार्पन एंड पार्मिलिया। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज लेकनोर। लेकनोर, ये इसकी एग्जांपल। Then comes another stage that is very much important, and that is most stage। किससे स्टेज आती है, जिसको हम मोस्ट स्टेज कहते हैं। एक्चुअल में रियल में ये दूसरी होती है, लेकिन आपकी बुक में ये तीसरी लिखी हुई है। मोस्ट स्टेज क्या होती है? इट्स मीन पोलीट्राइकम, इट्स मीन पोलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, टोर्टुला की बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, ये भी इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, इसके दे कंपीट विद लाइकन। किस लिए? फॉर वाटर एंड साल्ट। ये वाटर, साल्ट और स्पेस, एंड स्पेस के लिए ये उनसे कंपीट करते हैं। और बाद में क्या होता है, जब इनकी डेथ होती है, दे ऐड मोर ह्यूमस टू सॉइल। जैसे जैसे चीजें ऐड होती जा रही हैं, ये वैसे वैसे चीजें को ऐड होते जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको आप कहते हैं हर्ब स्टेज। ये इससे थोड़ा बड़ी होती है। हर्ब स्टेज यू नो वेरी वेल। हर्ब्स क्या होते हैं? नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। इसमें स्मॉल सीडलिंग्स, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, एस्टैब्लिश ड्यू टू मोर एक्यूरेट एनवायरनमेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे इन्वायरमेंट में बेहतरी आती जा रही है, बड़े आराम से जो स्मॉल सीडलिंग्स हैं वो आ जाएंगे। Then comes another stage, this is known as shrub stage, जिसको आप कहते हैं बेटा, it is a woody but smaller plants। इसमें क्या होता है, shrubby plants start growing। जो shrubby plants होते हैं, they grow well, cause shade over smaller plants, and add more humus। और ये जमीन के अंदर ज्यादा ह्यूमस को ऐड करते जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते जाएंगे। एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लाइमेक्स स्टेज।
क्यों? सॉइल इज इंप्रूव्ड, ह्यूमस इज एडेड, वाटर इज एडेड, मतलब सारी चीजें ऐड होगी सॉइल के अंदर। कहां तक? यहां तक। कोई हर कोई चीज की जिसकी डेथ होती गई वो उसके अंदर ऐड होता गया, सॉइल के अंदर ऐड होता गया, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया फौरन से ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती गई। फिर क्या हो गया? ट्रीज, जिसको हम वुडी प्लांट कहते हैं, बिकम डोरमेंट। और ये डोरमेंट हो गया और इसने क्या किया? इसने इसने इन्वायरमेंट को बैलेंस इसने इन्वायरमेंट को बैलेंस कर दिया। ये बेटा स्टेजेस हैं। और उसके जो आप कह लें जो कैरेक्टर्स हैं, मैं एक दफा इसको रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग फिर इसको जरा समझ लें जो बाद में आने वाले बच्चे हैं। स्टेजेस ऑफ जीरोसियर बेटा हमने कल पढ़ लिया था। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिटी दैट स्टार्ट्स ओवर द बेयर लैंड, बेयर रॉक। और जब बेयर लैंड या बेयर रॉक के ऊपर कोई चीज स्टार्ट होती है हम उसको जीरोसियर कहते हैं। इसमें सबसे पहले लाइकन स्टेज आती है, जिसमें सबसे पहले स्टोर्स लाइकन आते हैं। दैट मीन क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सरफेस की तरह, जो पेपर की तरह होते हैं। दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब ये बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर में भी और कोल्ड टेम्परेचर में भी रहते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, लेकानोर है। और डॉर्मेंट एंड क्विसेंट इन ड्राई सीजन। जब बहुत ज्यादा ड्राई सीजन आता है तो ये डॉर्मेंट भी हो जाते हैं और ये क्विसेंट भी हो जाते हैं। जब आप बेटा बात करते हैं फोलिएज लाइकन की, फोलिएज लीफ। अब फोलिएज का मतलब लीफ होता है। अब इनकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है जैसे क्रम्बल्ड लीफ, सूखा हुआ लीफ होता है। क्रम्बल्ड लीफ की तरह के होते हैं। ये थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। दे कॉल शेड ओवर दी क्रुस्टोज लाइकन। एज ए रिजल्ट जब उनको लाइट नहीं मिलती उनकी डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हो जाएगी क्रुस्टोज लाइकन की, तो वो ह्यूमस को ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे सॉइल के अंदर। दे क्रिएट रफनेस एरिया ओवर द एरिया। ये बेटा रफनेस कॉज करेंगे, रफनेस कॉज करेंगे उन एरियाज के ऊपर। और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ह्यूमस मटेरियल है वो ऐड होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बेटा मोस्ट स्टेज। जो मोस्ट स्टेज है वो पोलिट्राइकम फ्यूनेरिया टर्टुला, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स हैं, ये आपके कीवर्ड्स के तौर पे याद रखने। अब ये साइज में बड़े होते हैं इनसे, फोलियोज लाइकन से। जब ये साइज में बड़े होते हैं दे कॉज शेड ओवर फोलियोज लाइकन, और उनकी डेथ हो जाती है, मतलब मोर ह्यूमस ऐड हो जाता है। लेकिन फिर इसके बावजूद ये क्या करते हैं? दे कम्पीट विद लाइकन फॉर वाटर, सॉल्ट एंड स्पेस। और जैसे जैसे ये साइज में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ह्यूमस ऐड होता जा रहा है। उसके बाद हर्ब स्टेज है। हर्ब स्टेज का मतलब होता है बेटा स्मॉल सीडलिंग विदाउट नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। एस्टैब्लिश ड्यू टू मोर एक्यूरेट एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट एक्यूरेट होता जाएगा, कंडीशंस फेवरेबल होती जाएंगी, उसके अंदर ऐड होता जाता है। uh, ये ज्यादा बड़ी होती हैं, ये मोस्ट स्टेजेस के ऊपर शेड कॉज करती हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ज्यादा ह्यूमस सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है। अच्छा, फिर शर्ब स्टेज आती है जिसको हम झाड़ियां कहते हैं। ये साइज में और बड़ी होती हैं, स्मॉलर वुडी प्लांट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? दे कॉज शेड ओवर द हर्ब्स, मोर foliage like and clusters like and as a result इन सब की डेथ होती है। जैसे डेथ होती है दे ऐड मोर ह्यूमस टू द सॉइल। मतलब अभी तक सॉइल बनती जा रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देखें सॉइल इज डेवलपिंग, सॉल्ट ऐड हो रही और उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा हो गया कि अब उसके अंदर एक स्टेज आने वाली है जिसको ट्री स्टेज कहते हैं। ये जो ट्री स्टेज होती है इसमें जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो बेटा आते हैं, उसमें वाटर भी ऐड हो जाता है, वुडी प्लांट ऐड होते हैं और वो गवर्नमेंट में चले जाते हैं। और इसमें जैसे ये स्टेज आती है जो एनवायरनमेंट होता है इट बिकम बैलेंस, और हम इसको क्लाइमेट स्टेज भी कहते हैं। इसके बाद कोई फर्दर स्टेज नहीं होती, ये फाइनल स्टेज होती है। इसके बाद अगर कुछ स्टेज होगी तो बेटा फिर वो डिस्ट्रक्शन के नतीजे में होगी। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी के नतीजे में जब ये क्लाइमेक्स स्टेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी
डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो इसके लिए सेकेंडरी सक्सेशन आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। प्लीज काइंडली क्वेश्चन, तो हम आगे चलें। सर सेकेंडरी सक्सेशन में फिर ये ऊपर वाले सारे स्टेजेस नहीं ना होंगे, क्लाइमेक्स फिर दोबारा से इम्प्रूव होगी ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये क्लाइमेक्स स्टेज के ऊपर डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि सब के सब जो ट्री हैं उनकी डेथ हो गई है, तो फिर साथ ये भी स्टेज चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, तो कोई भी स्टेज जो है वो साथ साथ रनिंग में आ सकती है। अच्छा एक बात आपको बताऊं, आप इस वक्त कहीं भी चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप मरी चले जाएं या कहीं और चले जाएं, तो आप डिफरेंट एरियाज में पहचान सकते हैं कि अभी कौन सी स्टेज चल रही है, अभी कौन सी स्टेज चल रही है। आप स्टेज को देख के पहचान सकते हैं कि ये सक्सेशन की कौन सी स्टेज है। जी सर ठीक है। जी ठीक हो गया, ले जी हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट, एंड दैट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ओवर इकोसिस्टम। अभी हम ह्यूमन का इम्पैक्ट देखेंगे इकोसिस्टम के ऊपर। ह्यूमन इम्पैक्ट ओवर इकोसिस्टम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे बड़ा जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, मुझे हंसी भी आती है इस चीज को, कि जो हम इकोसिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं वो डालते हैं पॉपुलेशन की सूरत। क्या मतलब? पॉपुलेशन की सूरत में जब हम देखते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। हम इसको डेमोग्राफी कहते हैं। इस कॉल्ड डेमोग्राफी, जो जब हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एंड दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये आपके लिए कीवर्ड है मेरे बेटा, आप इसको जरूर ध्यान रखना। अच्छा आपको पता है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन 1947 पाकिस्तान पॉपुलेशन was 32.5 मिलियन, ये तकरीबन 3.25 करोड़ अंदाजा कर रहे हैं आप। और ये तकरीबन it was almost 2000 के अंदर ये पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है, it was 15 to 16 मिलियन, मतलब ये 15 से 16 करोड़ है। पंद्रह से 16 करोड़ है। और कहते हैं कि it was doubled, it will be doubled, it will be doubled after 35 years। ये तकरीबन 35 साल बाद ये डबल हो जाएगी। अब आप देख लें, जैसे हमारे पाकिस्तान की अभी जो आबादी है वो तकरीबन 22 करोड़ के करीब है, तो आप अंदाजा कर लें कि 22 करोड़ के करीब जब आबादी हो तो फिर कितनी ज्यादा होती है। इसके नतीजे में जब बेटा पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है तो डिफरेंट इम्पैक्ट आते हैं। डिफरेंट इम्पैक्ट कैसे आते हैं? हमें घरों की जरूरत है, हमें सोसाइटीज की जरूरत है। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। उस इंडस्ट्री को बनाने के लिए
घरों को बनाने के लिए, सोसाइटीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, दैट विल बी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब क्या है भाई? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि सबसे पहले क्लियरेंस ऑफ लैंड फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से आपने जमीन को क्लियर कर दिया, हम इसको बेटा कहते हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन है। आपने मतलब किसी ना किसी तरीके से, चाहे आपको टिम्बर चाहिए, टिम्बर, आपको वुड चाहिए, आपने इंडस्ट्री बनानी है, आपने घर बनाना है, मतलब होम, मतलब किसी ना किसी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने अगर इसको यूं किया कि आपने दरख्त काट दिए, आप इसको डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। अच्छा, फिर आजकल जैसे आपको पता है बेटा, इमरान खान साहब दोबारा से दरख्त लगा रहे हैं, हम इसको नाम देते हैं रिफॉरेस्टेशन। क्या मतलब, थोड़ा देखिएगा। replanting, replantation of plants where there was earlier plantation, जहां पे प्लांटेशन मौजूद थी वहां पे दोबारा हम इसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। अच्छा, फिर इसी तरह एक और टर्म है एफॉरेस्टेशन। क्या मतलब भाई? प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट where no tree was existed, जहां पे कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे जब आप नए प्लांट लगाते हैं, आप उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप बेटा दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान का छांगा मांगा है, वहां पे पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था, पाकिस्तान ने खुद फॉरेस्ट वहां पे लगाया। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। इसमें जब आप बेटा बात करते हैं कि हम जब भी बात करें, हम बार बार बात फॉरेस्ट की करते हैं। फॉरेस्ट की हम इसलिए करते हैं बिकॉज ये जो जितना भी बेटा एरिया होता है प्लांटेशन का, ये सारे का सारा प्लांटेशन का जो एरिया होता है, इसमें हम कहते हैं फॉरेस्ट आर बफर्स, एनवायरमेंटल बफर्स कहलाते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं हम उनको एनवायरमेंटल बफर्स कहते हैं। ये रेनफॉल का बायस बनते हैं। रेनफॉल, ये क्लाउड फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। मतलब इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अच्छा, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बायो डाइवर्सिटी का बायस बनते हैं। ये फूड सिक्योरिटी, मतलब आप अंदाजा कर लें कि फूड यहाँ से हमें हासिल होती है, सिक्योर हो जाती है। ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट देता है। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि दे आर द बेनिफिट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट दे आर एनवायरमेंटल बफर्स, they cause rainfalls, they are involved in cloud formation, they are involved in biodiversity and food security। मतलब इस तरह से ये हमारे साथ जो फॉरेस्ट होते हैं they are involved। अच्छा, लेकिन जब बेटा हम बात करते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट, फिर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की तरफ आते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक पॉपुलेशन इम्पैक्ट है जो कि ह्यूमन इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बेटा एक और इम्पैक्ट भी है जिसको हम कहते हैं कि ये इम्पैक्ट पोल्यूशन का इम्पैक्ट है। हम उसकी बात करते हैं अभी।
कि ये पोल्यूशन कौन सी होती है और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। इसको मैं रेज करने लगा हूँ, मेरा बेटा इसकी स्क्रीनशॉट भेज देगा। ये तो पॉपुलेशन है ना, और पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपके सामने रखूंगा ह्यूमन इम्पैक्ट जो कि पोल्यूशन के लिए है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अच्छा, अब आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आप इसको डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ substances in environment that change the quality of the nature या नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स की क्वालिटी को चेंज कर दे। मतलब आप इस हद तक उसको ले जाएं उस केमिकल को कि वो क्वालिटी को चेंज कर दे, हम उसको बेटा कहते हैं कि ये पोल्यूटेंट है, और हम उस अमल को कहते हैं कि ये पोल्यूशन है। मतलब आपने जो केमिकल डाला एनवायरनमेंट में, जिसने एनवायरनमेंट की जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी नेचर को चेंज कर दिया, हम बेटा उसको कहते हैं कि ये पोल्यूटेंट है, और उसको हम कहेंगे कि ये द प्रोसेस इज नोन एज पोल्यूशन। चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं। बहुत सारी पोल्यूशन है, लेकिन सबसे पहले हम बेटा एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। और एयर पोल्यूशन के अंदर हम डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हुए सोर्सेस की तरफ आएंगे, और फिर हार्मफुल इम्पैक्ट की तरफ आएंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट है आपके पास क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ऐड कहां से होते हैं? स्प्रेस से, formed एसी गैसेस से, और यानी आप इसको रेफ्रिजरेटर कह लें। क्या करती है? ये ग्रीन हाउस गैसेस का सबब बनती है। ये और ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड में ये पावर स्टेशन से हमें आती है। पावर स्टेशन कौन सा? जहां से हम कोयला जलाते हैं वहां से आएगी। और फॉसल फ्यूल, जो फॉसल फ्यूल हम जलाएंगे वहां से हमें यह आएगी। और इसका काम है बेटा, ये एक इससे ड्रेन का बायस बनती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर का बायस बनती है, और लंग कैंसर का बायस बनती है। लेड पीबी, ये लेड पेट्रोल से, ये इसका सोर्स है लेड पेट्रोल। जब आप इसको यूं सेपरेट कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
ऐसे करना इसको ऐसे। चल अच्छा, इलेक्ट्रॉल से आता है, इसका भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है कि ये ब्रेन डैमेज करेगा, ब्रेन डैमेज, ये भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, और फॉरेस्ट डिक्लाइन, और ये फॉरेस्ट डिक्लाइन करेगा। अच्छा, उसके बाद एक और सोर्स आता है जिसको हम नॉक्सिस कहते हैं, ये भी फॉसिल फ्यूल से आते हैं। ये फॉसिल फ्यूल से, ये भी बेटा सेम, इसके इफेक्ट यही होंगे, ये ग्रीन हाउस गैसेस का बायस बनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनते हैं, इससे रेन, हेडेजेस, यानी सर में दर्द भी होता है जब ये गैसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो कहते हैं ना जी सर में दर्द होगी। लो जी, इसको कहते हैं साइलेंट डेथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइलेंट डेथ। नतीजा क्या होता है? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट बर्निंग, हेडेजेस, ब्रेन डैमेज, और अल्टीमेटली द डेथ। मुझे याद है बेटा, पिछले सीजन में जितनी सर्दियां गुजरी हैं, इन सर्दियों में पाकिस्तान का एक यंग कपल, मतलब ये जो जिसको कहते हैं ना CSS करके, दोनों मियाँ बीवी CSS करके, मतलब अपनी शादी के बाद मरी की तरफ गया। सर्दियां थी, उन्होंने हीटर जलाया, कमरे में हीटर चलता छोड़ दिया, और सुबह उन दोनों की डेड बॉडी मिली। मतलब कहने का ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके कमरे में भर गई और वो उनकी डेथ हो गई। ये साइलेंट डेथ के तौर पे कहते हैं कि डेथ के वक्त बंदे को छोटी सी हिचकी आती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज है जो कि कभी हिचकी भी नहीं होने देती, इसलिए हम इसको साइलेंट डेथ का नाम देते हैं, साइलेंट डेथ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैं रिपीट करता हूँ, their main sources are the sprays, foams, AC and refrigerators. ये ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, सॉक्सिस जिसको मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का नाम दिया, ये बेटा पावर स्टेशन और फॉसल फ्यूल की बर्निंग से आते हैं, इससे ब्रेन ब्रीथिंग डिसऑर्डर और लंग कैंसर का बायस बनते हैं। लेड, ये बर्निंग ऑफ लेड पेट्रोल, ब्रेन डैमेज, ब्रीदिंग डिसऑर्डर एंड फॉरेस्ट डिक्लाइन का बायस बनते हैं। नॉक्सिस, ये फॉसल फ्यूल से आते हैं, ये भी वही कॉज करते हैं जो बिल्कुल मैंने ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम दिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसमें हेडेज, ब्रेन डैमेज एंड अल्टीमेटली द सोर्स इज डेथ, जिसको मैंने साइलेंट डेथ का नाम दिया। इसमें क्वेश्चन है तो पूछे, वरना हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। जल्दी से मेरा बेटा, क्वेश्चन है तो जरूर पूछे। दिखा चले जी बेटा, हम आगे करते हैं, और वो है ओजोन
डिप्लीशन। ओजोन अब तो पहले सबसे पहले ये है कि it is O3, chemical composition is O3, bluish layer of poisonous gas over the envelope। envelope के ऊपर ये मतलब गैसेस के envelope के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, डिस्ट्रॉय कर देते और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी होती है, और रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा होती है। कहां तक? फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ऊपर आप देखिए, आप कहते हैं हमें आसमान नीला नजर आता है, आसमान का कलर कोई नहीं होता, आसमान का कोई कलर नहीं होता। ये जो आपको ब्लू कलर नजर आता है, इट इज ड्यू टू दी ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर की वजह से होता है। ये करता क्या है ओजोन? एक्चुअली में इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ एक है, इस फिल्टर द ultraviolet rays from sun। इसका काम है कि इसने अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन को रोकना है। लेकिन बेटा जैसे जैसे ह्यूमन इम्पैक्ट आता जा रहा है, जो ओजोन है, ओजोन डिप्लीशन, जैसे जैसे ह्यूमन का इम्पैक्ट आएगा, वैसे वैसे जो ओजोन है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। विद ह्यूमन इम्पैक्ट एंड यूज ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट and use of ACs, refrigerators, perfumes, foams, etc. Ozone is depleting, आस्ता आस्ता डिप्लीटिंग, ये डिप्लीटिंग हो रही है, और इतनी थिन हो गई है कि आपको बेटा पता है कि ओवर द एंटार्कटिक, ओवर द एंटार्कटिक रीजन, ये बिल्कुल ओजोन होल बन गए हैं। ओजोन इतनी डिप्लीट हो गई कि अंटार्कटिका रीजन के ऊपर, आर्कटिक रीजन के ऊपर ये ओजोन होल क्रिएट हो गए हैं। और ये जो ओजोन होल है, ये सिर्फ इस वजह से है कि हम क्या यूज करते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और आपने याद रखना, बल्कि आपकी बुक वर्डिंग है, वन मॉलिक्यूल ऑफ CFCs can react with million of ओजोन। ये मिलियन ऑफ O3 मैंने लिखा है बेटा, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, ये मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करता है, और ये मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसको फौरन से ऑक्सीजन में चेंज करके खत्म कर देता है, और ये आस्ता 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 डिप्लीट हो रही है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली हम कह रहे हैं ये डिप्लीट हो रही है, इसके इफेक्ट क्या होंगे? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन? तो मेरी नजर में सबसे पहले जरा इफेक्ट देखिएगा। एक तो यूवी रीच टू अर्थ, जो यूवी रेडिएशंस होंगी वो जमीन तक पहुंचेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का बाइस बनेगा। इट विल इफेक्ट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इवन इन ओशियन, प्लांट्स, क्रॉप्स इवन, मतलब हर चीज को कहीं ना कहीं से ये इफेक्ट करता हुआ हमें मिलेगा। और हम इसको कहते हैं कि ये
जो इफेक्ट है ओजोन लेयर का, ये हमें बकायदा तौर पर मिलेगा। और ये बेटा आपके सामने ह्यूमन इम्पैक्ट ओवर द ओजोन लेयर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम चीजों को आगे लेकर चले। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन हम कहते हैं O3 को, ये ब्लूइश लेयर ऑफ गैस, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अबव फ्रॉम द अर्थ। इसका एक ही काम है कि ये फिल्टर करती है किसको, यूवी लाइट को, विद ह्यूमन इम्पैक्ट। और जब हम गैसेस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाइक परफ्यूम का, फोम्स का, इस चीज का और रेफ्रिजरेटर्स का, ये जो ओजोन है ये आस्ते आस्ते डिप्लीट होती जाएगी। और मैंने आपको बेटा कहा कि आर्कटिक और नॉन आर्कटिक यानी आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन के ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, बल्कि ओजोन होल क्रिएट हो चुके हैं। क्योंकि इसलिए कि ये जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल जो कि AC और रेफ्रिजरेटर की गैस का होता है, उसका एक मॉलिक्यूल होता है, वो मिलियन ऑफ ओजोन के साथ एक करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एक चीज बेटा आपको और बताता चलूं, अल्टीमेटली ये जो इफेक्ट होते हैं इसके, जब ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो यूवी रेज हैं, दे विल रीच टू द अर्थ। जब ह्यूमन के ऊपर पड़ेगी इसकी कैंसर का बायस बनेगा, वाटर लाइफ को इफेक्ट करेगा, प्लांट्स को इफेक्ट करेगा, क्रॉप्स को इफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं ओवर द अर्थ वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो ये ह्यूमन इम्पैक्ट ओवर द ओजोन है। मेरा बेटा एस्टिमेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप पूछें। ठीक है जी, हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिएगा बेटा, ये है क्या? बेटा मैं आपके सामने एक शीशे का घर बना रहा हूँ। अच्छा जरा देखिएगा, हमने इसके अंदर पॉट्स रखे, पॉट्स के अंदर हम प्लांट्स को लगा देते हैं। चल प्लांट्स को, ये सूरज की रोशनी आएगी। अच्छा ये सारा शीशे का बना हुआ है। अच्छा इट विल बी कन्वर्ट इनटू, ये शॉर्टर वेव आएगी, इसके ऊपर पड़ेगी, ये लॉन्गर वेव में कन्वर्ट होके शीशा इसको बाहर नहीं जाने देगा। अब जरा देखिएगा, इट इज कॉल्ड हीट वेव। इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। स्मॉलर वेवलेंथ सोलर एनर्जी। जब ये स्ट्राइक बैक करती है, ये लार्जर वेवलेंथ में चेंज हो जाती है,
हम इसको कहते हैं ये हीट वेव है। ये क्या है? इट इज कॉल्ड हीट वेव। अच्छा, जैसे जैसे ये हीट वेव्स अंदर ट्रैप होती जाएंगी, ये हीट वेव अंदर ट्रैप होती जाएंगी, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो हाई होता जाएगा। हम इसको कहते हैं इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रीन हाउस एक्चुअली ये एक शीशे का घर होता है बड़ा, जो हम प्लांट्स के लिए बनाते हैं। ये करता क्या है, इसमें हम प्लांट्स को रखते हैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। हम इसके अंदर अपने पॉट्स प्लांट्स को रखते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वो सिंपल ये करते हैं कि सनलाइट जो है वो शॉर्टर एनर्जी वेवलेंथ आती है, जैसे ही वो स्ट्राइक बैक होती है एटमॉस्फेयर में, लार्जर वेव में चेंज हो जाती है। जो लार्जर वेव होती है तो उसको भी ये जो ग्रीन हाउस का ग्लास होता है ये कभी भी बाहर नहीं जाने देता, अंदर ट्रैप होके हीट वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हीट बढ़ती जा रही है अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और हम इसको कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हम इसको लो टेम्परेचर एरियाज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फॉर कल्टीवेशन। अच्छा, मोर और लेस, तकरीबन यही चीज हमारी अर्थ के साथ भी होती है। अर्थ, इसके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का एक गिलाफ है। गिलाफ किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक गिलाफ है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये फिर सूरज, थोड़ा सुंदर करके बना दे, आपको शायद नजर ना आए। ये सन, इससे रेडिएशन आ गई स्मॉलर वेवलेंथ की, जैसे वो से टकराएंगी दे विल कन्वर्ट इनटू लार्जर। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का गिलाफ है वो इसको बाहर एस्केप नहीं होने देगा। जब बाहर एस्केप नहीं होने देगा, ये जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो फिर बेटा ये क्या होगा, इसको भी हम कहते हैं इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन चूंकि ये लार्जर स्केल पे होता है इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज ग्लोबल वार्मिंग। मैकेनिज्म सेम है, कोई फर्क नहीं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने नाम दिया, यहाँ पे अगर आप यूं भी लिख दें ग्रीन हाउस गैसेज तब भी ठीक है। ये बिहाइंड द सीन जो थीम होता है मैंने आपको वो बताया कि व्हाट इज ग्रीन हाउस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। चले हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रैप कर लेती है हीट वेव्स को, और जो हीट वेव्स होती हैं फिर वो बाहर स्केप नहीं होने देती। इसलिए जो टेम्परेचर है इस अर्थ का वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। हम इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए देते हैं बिकॉज इट इज स्मॉलर स्केल लेवल, लेकिन यहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज ऑफ लार्जर स्केल लेवल। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ये सारा हिसाब किताब है। अच्छा, इसके कॉजेज क्या है? What are ultimate causes of greenhouse effect? Number one, over urbanization। हमारे शहर बड़े हो गए हैं, आबादियां बढ़ गई हैं। शहर बड़े हो जाना, व्हीकल्स बड़ी हो गई। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन, हमने दरख्तों को काट दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने इंडस्ट्रीज को लगा लिया। ये बड़ा इफेक्ट है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? देख लें ह्यूमन इंपैक्ट कहां कहां पे है। इसके सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है? नंबर वन, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर हाई हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स।
ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सी लेवल राइज, सी लेवल आस्ते 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 बढ़ रहे हैं। और ड्रास्टिक इफेक्ट्स ओवर वेदर, आपने बेटा देख लिया होगा, कभी बारिशें पिछले 1-2-3 सालों तक हुई नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा अभी जो मौसम बरसात है तो उसकी अभी 10 तारीख नहीं हुई और हम 5वीं से 6वीं बारिश को झेल चुके हैं, ये देख चुके हैं। ये बेटा जो चेंज आती है वेदर की, इट इज आल्सो ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें बेटा क्वेश्चन, ताकि हम आगे बढ़े। इसमें क्वेश्चन हो, चले बेटा ठीक है, हम एक और टर्म लेते हैं which is due to the human impact, and that is acid rain. It's a process in which acids fall over earth, either dissolve in water or in droplet form. जैसे ही एसिड की बारिश हो, चाहे वो डायरेक्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, चलो जैसे ही वो बारिश जमीन के ऊपर हो, बारिश की सूरत में हो या डायरेक्ट केमिकल्स का गिरना हो, हम इसको बेटा कहते हैं कि ये एसिड रेन है। बस थोड़ा सा टॉपिक डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह हम इसको वाइड अप करते हैं। इसकी कॉजेज क्या हैं? व्हाट आर अल्टीमेट कॉजेज? इसके अल्टीमेट कॉजेज ये है कि ये ओवरलोडिंग ऑफ नॉक्सेस एंड सॉक्सेस इन एनवायरमेंट के अंदर ये नॉक्सेस और सॉक्सेस गैसेस का बढ़ जाना। जरा देखिएगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जी बेटा दोबारा पूछेगा। तो ये कौन सी गैसेस है? ये बेटा मैं आपको बताता हूँ, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। अच्छा, फिर ये वो आएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, अगर वो वाटर के साथ मिक्स हो गई तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, यस सल्फ्यूरस एसिड, और आप इसको पीएच के साथ लिखें तो ज्यादा बेहतर है, सल्फ्यूरस एसिड, इसको भी पीएच के साथ आपको लिखना है। अच्छा, ये जो नॉक्सेस हैं, इससे मुराद बेटा NO2, NO3, N2O, N2O2, मतलब इस तरह की गैसेस हैं। सक्सेस से मुराद है सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये इस तरह की गैसेस। ठीक हो गया। अच्छा, ये ओवरऑल जो व्हाट विल बी द इफेक्ट, हमें इफेक्ट कौन से
देखने पड़ते हैं एसिड रेन के। जरा देखिएगा बेटा, आपने भी ताजमहल नहीं देखा, मैंने भी अभी तक नहीं देखा हुआ, ताजमहल खराब हो रहा है जी। मॉन्यूमेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग। जब एसिड रेन पड़ती है तो बेटा जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो उनकी लुक होती है, जो उनकी डेकोर होती है, वो इरोड हो जाते हैं। जैसे ताजमहल जो है वो आपको पता है, जो ताजमहल है, ताजमहल वो कैल्शियम कार्बोनेट को इरोड करके संगमरमर को खा जाती है। एक तो ये हो गया। नंबर 2, वॉशिंग ऑफ सॉइल। सॉइल्स को वॉश करना क्या मतलब? न्यूट्रिएंट्स टेक अवे। जैसे बेटा बारिश होती है, तेजाबी बारिश होगी, वो सॉइल के ऊपर पड़ेगी, सारे न्यूट्रिएंट को दूर ले जाएगी, नीचे से बहा के खत्म कर देगी। किलिंग ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ वाटर लाइफ, वाटर लाइफ को भी ये खत्म कर देगी। नंबर 5, रस्टिंग ऑफ स्टील। ये जो जितने भी अपने कंक्रीट के अंदर स्टील होते हैं, रस्टिंग करके हमारी बिल्डिंग्स को भी कमजोर करेगी। ये बेटा सारे के सारे एसिड रेन के इफेक्ट हैं, और उसके भी कॉजेज मैंने आपके सामने लिखे। ह्यूमन इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर ठीक हो गया। एसिड रेन का जाहिर बात है बेटा, इसमें जो स्किन रैशेज होती हैं वो मैंने बहुत कॉमन अपने डॉक्टर साहब से सुनी है कि जो स्किन होती है वो रैश हो जाती है। अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो हमारी फूड पे भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी क्रॉप बाहर खड़ी है, जब उनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो जो फूड है वो भी डैमेज होती है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट इज देयर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कल इसको खत्म करेंगे। ये भी ह्यूमन इफेक्ट में आता है, और वो है यूट्रोफिकेशन। एक बड़ा पॉन्ड है, फ्रेश वाटर पॉन्ड। इसमें आपको फिश मिल रही है। इसमें आपको नीचे प्लांट जो है वो यूएसए अपने सबस्ट्रेटम के साथ ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। सनलाइट अवेलेबल है। बड़े आराम से चारों तरफ सनलाइट जो है वो अपना पड़ रही है। यहाँ पे डीकम्पोजर बैक्टीरिया भी मौजूद है। बस बात को आपने बेटा समझना है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। एज ए ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर नैयर प्लीज, हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर रन ऑफ, खाद वाला पानी यहाँ पे आ गया। हमारे घरों से किचन प्लस सोप वाला पानी यहाँ पे आ गया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे साल्ट एनरिचमेंट हो गया, मतलब साल्ट
बहुत ज्यादा हो गया। जब साल्ट बहुत ज्यादा हो गया बेटा, तो फिर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आएगा जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल बी दी एल्गी। इतनी इनरिचमेंट हो जाएगी कि एल्गी ग्रीन कलर की एक मोटी सी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। एक मोटी सी लेयर इस वाटर बॉडी के ऊपर आ जाएगी वैसे। ये मोटी सी लेयर इस वाटर बॉडी के ऊपर आ गई, किसकी? इसको मैं लिखता हूं एल्गल स्कम। स्कम का मतलब होता है थिक लेयर। एल्गल स्कम आ गया। अब मुझे बताइए बेटा कि यहां पे लाइट पास करेगी? नो, नो लाइट क्रॉसिंग, नो लाइट क्रॉसिंग। फिर क्या होगा जब लाइट क्रॉस नहीं करेगी? अच्छा, उसके बाद जरा देखना, ऑक्सीजन अंदर जाएगी? नो, ऑक्सीजन बैरियर है, एलजी है सामने। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहे हैं, वो बाहर जाएगी? नो, एलजी बाहर। एथिक्स कम। अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, जब ऑक्सीजन हवा से अंदर जज़ब नहीं होगी, इनको लाइट नहीं मिलेगी, ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन डेफिशिएंट। ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गई। जब ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाएगी, इन प्लांट्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जब इन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, इन एनिमल्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जब इन सब की डेथ हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं, डीकम्पोजर्स, ये क्या करेंगे? ये इनको इनको क्या करेंगे? ये डिग्रेड, जिसको आप कहते हैं ना बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, डिग्रेड या डीकम्पोज करेंगे, इसको डीकम्पोज करेंगे। जब ये डीकम्पोजिशन का काम होगा बेटा, तो फिर आस्ता 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 पूरी ये जो वाटर बॉडी है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी, सारी की सारी वाटर लाइफ डेड होके खत्म हो जाएगी। हम इस अमल को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रॉफिकेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, यूट्रॉफिकेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यूट्रॉफिकेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वजह क्या है? वजह ये हुई कि हमने किचन और सोप डिटर्जेंट फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर डाल दिए। हमने फर्टिलाइजर का रन ऑफ जो अपनी जमीनों से बहता हुआ पानी आया फर्टिलाइजर का, वो भी यहाँ पे आ गया। जब ये दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी बेटा, अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि एलजी यहाँ पे ग्रो करेगी। जब एलजी की थिक लेयर बन जाएगी, लाइट को पास आउट नहीं होने देगी, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिफर हो गई। अच्छा, ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगी, रेस्पिरेशन सिफर हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने देगी, इसका मतलब है कि अंदर ही हर चीज घुट जाएगी, हर चीज की डेथ हो जाएगी। ये डीकम्पोजिशन हो जाएगी विदाउट ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक डीकम्पोजिशन होगी। जब एनारोबिक डीकम्पोजिशन होगी, दैट विल लीड टू द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, डेफिशिएंसी, डेथ। और जब डेथ हो जाएगी, तो फिर हम कहते हैं बेटा ये हमारा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉन्ड। ये पॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉन्ड। कोई क्वेश्चन इसमें? सर एलजी की कंपोजिशन बता दें, CO2 बाहर नहीं आ रही, O2 अंदर नहीं आ रही। किसकी बेटा कंपोजिशन? आवाज कट की बेटा, प्लीज रिपीट कीजिएगा। एलजी की कंपोजिशन बता दें। एलजी बेटा, ये ना कम एलजी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल, ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, जितना भी साइनोबैक्टीरिया होता है, उसमें एनाबीना है, उसमें आपके सामने ऑस्ट्रेलेटोरिया है, उसमें आपके सामने बिगोनियम है, ये सारे के सारे जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया जो है, ये एल्गल स्कम बनाते हैं। हर एलजी एल्गल स्कम नहीं बनाती, ये आपने याद रखना है। मोस्टली साइनोबैक्टीरिया, आप लिख ले, मोस्टली साइनोबैक्टीरिया एलजी मेक स्कम, जिसको हम ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं। ठीक हो गया जी? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर टाइम है तो हम और पढ़ लेते हैं।
वरना फिर इंशाल्लाह अब इसको कल खत्म करेंगे चैप्टर को। फिर हम इंशाल्लाह हमारे जेनेटिक्स के 2 चैप्टर रह जाएंगे, एक रिप्रोडक्शन का रह जाएगा, फिर बात खत्म। कोई और चीज इसमें बेटा आपने पूछना? चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। रेट सारा जी, अल्लाह हाफिज।